we review some more questions from inflammation. Please read the text. अब यह 36 ईयर ओल्ड वुमन गुज़श्ता 4 साल से एस्प्रिन ले रही फॉर हर जॉइंट पेन्स, और अब ये पता चला कि उसके स्टूल में ओकट ब्लड आ रहा है। ओकट ब्लड, हिडन ब्लड, छुपा हुआ ब्लड, हम टेस्ट से पता चलाते हैं कि इसमें ब्लड आ रहा है, क्योंकि वो बहुत कम मिकदार होती है, स्मॉल क्वांटिटी। तो उस टेस्ट से पता चलता है कि इसमें स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो उसका ऑकवर्ड ब्लड पॉजिटिव आया है। अब पूछा ये गया है कि ये नीचे वाली चीज ऑप्शंस में से किस चीज़ को ब्लॉक किया है एस्प्रिन ने, जिससे कि ब्लीडिंग ये शुरू हुई है। तो ऑप्शन ए है ल्यूकोट्राइन बी4। ल्यूकोट्राइन बी4 जनरेट होती है रेकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म से, यहाँ से लिपोक्सिजिनेज पाथवे से। और लेकिन एस्प्रिन जो एक्ट करती है वो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे के इस स्टेप को ये ब्लॉक करती है एस्प्रिन, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते हैं और पेन रिड्यूस हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो ल्यूकोट्राइन बी4 एज सच न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस को तो अफेक्ट कर सकती है, लेकिन इसका कोई मेजर रोल नहीं है पेन प्रोडक्शन में, ना के और ना ही ब्लीडिंग प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट है ऑप्शन बी इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 एक साइटोकाइन है जो कि रेकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे में नहीं ये प्रोड्यूस होती है। इट इज़ नॉट जनरली एसोसिएटेड विद पेन। ऑप्शन सी है थ्रोम्बोक्सिन। अब एस्प्रिन इनहिबिट करती है थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोडक्शन को। इसमें ये देखिए साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे से ये साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे में थ्रोम्बोक्सिन प्रोड्यूस होती है, जो कि नॉर्मली प्लेटलेट एग्रीगेशन करती है, प्लेटलेट एडहेन करती है। तो जब एस्प्रिन लेने से साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे ब्लॉक हो जाता है तो थ्रोम्बोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगी और प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट प्लग नहीं बनेंगे। नॉर्मली ये होता है कि जहाँ भी स्मॉल लीकेज होती है, वास्कुलर लीकेज, तो उसको ब्लॉक करने के लिए प्लेटलेट प्लग बनता है सबसे पहले वहाँ। और लेकिन इसमें जब एस्प्रिन लेने से साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे ब्लॉक होके प्लेटेट एग्रीगेशन नहीं होगी तो वो प्लेटेट प्लग नहीं बनेगा, जिससे स्मॉल ब्लड लीकेज शुरू हो जाती हैं। और ये स्मॉल ब्लड लीकेज जो है ये ऑकट ब्लड पॉजिटिव आएगा, स्टूल में कुछ बहुत थोड़ी मिकदार में ब्लड जाएगा। तो करेक्ट आंसर है C1 थ्रोम्बोक्सिन। ऑप्शन डी है ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन काइनिनोजन से प्रोड्यूस होती है, काइनिन सिस्टम के जरिए, और इसका एज सच ब्रेडिकाइनिन हैज़ नो रोल टू प्ले इन अपीयरेंस ऑफ पेन, और ना एस्प्रिन ब्रेडिकाइनिन पे एक्ट करती है। हागेमैन फैक्टर और हेगमैन फैक्टर, एज यू लाइक टू कॉल इट, एस्प्रिन डज नॉट अफेक्ट हागेमैन फैक्टर। ये एज एंटीकोएगुलेंट इसमें कोएगुलेशन पाथवे में फैक्टर 12 है, एस्प्रिन का एज सच इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है थ्रोम्बोक्सिन, के एस्प्रिन साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को ब्लॉक करके थ्रोम्बोक्सिन प्रोडक्शन कम कर देगी, रिड्यूस कर देगी, एबॉलिश कर देगी, जिससे प्लेटलेट प्लग नहीं बनेंगे और वास्कुलर लीकेज होना शुरू हो जाएगी, जिससे कि ऑकवर्ड ब्लड स्टूल में पॉजिटिव आएगा। We go to next question. Please read the text.
अब इसमें ये है कि 25-year-old मैन और उसके वुड स्लिवर यानी कि स्मॉल छिल्लत लकड़ी की उसकी उंगली में लग गई जो कि निकाली नहीं गई है। तो 3 दिन के बाद 3 दिन तक उसके ज़ाहिर है इन्फ्लेमेशन होगा, एडिमा भी होगा, रेडनेस भी होगी, पेन भी होगी। तो उसके लिए न्यूट्रोफिल माइग्रेट करेंगे फ्रॉम विद इन द ब्लड वेसल्स इनटू द टिश्यूज टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो पूछा गया है कि एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑन एंडोथेलियल सेल्स इज मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग दिस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के न्यूट्रोफिल बाहर जाने में और न्यूट्रोफिल बाहर जाने में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है इंटरफेरॉन गैमा। इंटरफेरॉन गैमा एक साइटोकाइन है जो कि वैरायटी ऑफ सेल से प्रोड्यूस होता है, मेनली एज ए पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग लिम्फोसाइट्स है। इसका कोई रोल इसमें नहीं होता है। हार्गेमन फैक्टर इसका ये कोएगुलेशन फैक्टर 12 है, इसका भी कोई रोल नहीं होता है। लाइसोजाइम जो कि एंजाइम है जो लाइसोसोम्स में होता है विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। लाइसोजाइम विद इन द न्यूट्रोफिल्स एड्स इन बैक्टीरियल किलिंग, लेकिन इसमें इस एक्शन में यानी कि एपिस्ट इसमें न्यूट्रोफिल के मूव करने में इसका कोई एक्शन नहीं होता है। डी ऑप्शन है ई सिलेक्टिन। अब सिलेक्टिन्स adhesive molecules expressed on endothelial cell surfaces and attract leukocytes, mainly the neutrophils। होता ये है कि ये ई सिलेक्टिन्स ये एक्सप्रेस होते हैं ऑन द एंडोथेलियल सरफेस। तो फ्लो के दौरान ब्लड फ्लो के दौरान जब ये ई सिलेक्टिन एडिसिव मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस होते हैं तो न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूट्रोफिल सेंट्रल फ्लो के सेंट्रल पार्ट से ब्लड वेसल के सेंट्रल पार्ट से टुवर्ड्स द पेरिफेरी अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द एंडोथेलियम। P selectin is expressed rapidly while E selectin is expressed within hours। यानी हो P selectin या E selectin, जो E selectin है ये इसका करेक्ट आंसर है कि E selectin adhesive molecules they are expressed on the surface of the endothelium और वो अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स में जो कि ब्लड फ्लो के आमतौर पे दरमियान सेंटर के करीब होते हैं। लेकिन जब ये ई सिलेक्टिन मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोथेलियम तो वो अट्रैक्ट होके न्यूट्रोफिल्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ ब्लड फ्लो आ जाते हैं और वो अटैच होना शुरू हो जाते हैं एंडोथेलियल सरफेस के साथ। तो न्यूट्रोफिल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन न्यूट्रोफिल्स के मूव होने से फ्रॉम विद इन द वेसल्स आउट इनटू द टिश्यूज एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन ई सिलेक्टिन मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं। ई ऑप्शन है प्रोस्टासाइक्लिन। प्रोस्टासाइक्लिन नॉर्मली प्रोड्यूस होती है इन द साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे ऑफ रेकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म और ये हिंडर करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। तो नॉर्मली ये इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका ये आंसर नहीं है, ये उसके उलट इसका एक्शन है। तो करेक्ट आंसर इज डी द ई सिलेक्टिन मॉलिक्यूल्स। We go to the next question. Please read the text. अब इसमें ये कहा गया है कि एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस 3 माह तक
जारी रहा और उसमें मैक्रोफेजेस की ट्रांसफॉर्मेशन, उस प्रोसेस में मैक्रोफेज की ट्रांसफॉर्मेशन टू एपिथेलॉइड सेल्स भी शामिल थी। और फिर उसमें देर आर आल्सो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट, उसमें लिम्फोसाइट भी आ गए। तो कुछ टाइम के बाद फाइब्रोब्लास्ट ने कुछ कोलाजन ले डाउन कर दी इनके वहाँ पे कोलाजन भी आ गई कुछ। So these events are most likely to occur as an inflammatory response to which of the following infectious agents? अब ये जो बताया गया है ये सब कुछ है about the formation of a granuloma. You know, the one specific type of chronic inflammation is granulomatous inflammation. तो granulomatous inflammation क्या होता है? Granulomatous inflammation वो inflammation होता है जिसमें के transformed macrophages कॉल्ड एपिथेलॉइड सेल्स जमा हो जाते हैं, या ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन वो इन्फ्लेमेशन होता है जिसमें कि ग्रैनुलोमा बनते हैं। तो ग्रैनुलोमा क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक एग्रीगेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड मैक्रोफेजेस कॉल्ड एपिथेलॉइड सेल्स इज कॉल्ड ए ग्रैनुलोमा। तो इसमें यह दिखाया गया है जब ये ट्यूबरक्लोसिस में ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन बनता है और ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है ग्रैनुलोमा बन के। तो ग्रैनुलोमा इस तरह बनता है कि ये ब्लैक जो है, अगर इन्हें कह लिया जाए कि दे आर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, तो ये मैक्रोफेज आते हैं, न्यूट्रोफिल्स यहाँ आते हैं इनको एनगल्फ करने के लिए, लेकिन इनके वॉल में लिपिड यानी कि मैकोलिक एसिड होने की वजह से वो ये नहीं कर सकते हैं। दे आर अनएबल टू द न्यूट्रोफिल्स आर अनएबल टू एनगल्फ दिस माइकोबैक्टीरिया। तो फिर फ्रॉम 10 to 14 डेज आफ्टर ये वाले जो हैं एपिथेलॉइड सेल्स ये मैक्रोफेजेस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स के बाद मैक्रोफेजेस आते हैं इन्हें एनगल्फ करने के लिए, तो वो भी नाकाम रहते हैं, बल्कि उनकी अपनी जो हैत है, अपनी जो उनकी शक्ल है वो तब्दील हो जाती है और वो एपिथेलॉइड सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 3 मंथ्स पीरियड में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जिसमें कि ये मैक्रोफेजेस ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू द एपिथेलॉइड सेल्स, और कुछ वक्त के बाद फ्रॉम 10 to 14 डेज, इन 10 to 14 डेज ये सेंटर में नेक्रोसिस हो जाती है, एक ख़ास टाइप की चीज़ी लाइक मटेरियल प्रोड्यूस होता है, चीज़ लाइक मटेरियल प्रोड्यूस होता है जिसको के केजियस नेक्रोसिस कहते हैं। अब ये लाइट ब्लू वाले जो हैं ये एपिथेलॉइड सेल बन गए। विद टाइम इनके इर्द गिर्द एक कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये रेड वाले जो हैं लिम्फोसाइट आ जाती है, एंड इन लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रैनुलोमास इनके लिम्फोसाइट के इर्द गिर्द एक तय आ जाती है ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, द कनेक्टिव टिश्यू, जो कि फाइब्रोब्लास्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब कुछ जो बयान किया गया है टेक्स्ट में ये है फॉर्मेशन, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। अब ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन के मुतालिक ये ऑप्शंस दिए गए हैं कि दीज इवेंट्स आर मोस्ट लाइकली टू अकर एज एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो वो जैसा कि मैंने बताया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो ए ऑप्शन है उससे ये बनेंगे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ऑप्शन ए। द माइकोबैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स आर डिफिकल्ट टू किल, जैसा कि मैंने बताया कि दे आर डिफिकल्ट टू किल because of their lipid coat of mycolic acid, hence a neutrophilic response has little effect. This persistent infection requires macrophage activation that leads to granuloma formation. तो correct answer A है Mycobacterium tuberculosis. Pseudomonas B, ऑप्शन बी Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आमतौर पे काज नहीं करता है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है इसके खिलाफ। सी ऑप्शन है साइटोमेगालोवायरस। साइटोमेगालोवायरस में भी
वायरल इन्फेक्शंस टेंड टू प्रोड्यूस क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, लेकिन ये ग्रैनुलोमास प्रोड्यूस नहीं करते हैं। डी ऑप्शन जियार्डिया लैम्बिया। जियार्डिया लैम्बिया तो एक प्रोटोजोआ है जो कि इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन में पैरासाइट है, उसके साथ थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होता है और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। ट्रिपोनिमा पैलिडम स्पायरोकीट है जो कि सिफिलिस काज करता है, तो सिफिलिस कैन प्रोड्यूस गम्मेटस नेक्रोसिस। सिफिलिस में गम्मास बनते हैं जिसमें गम्मेटस नेक्रोसिस होती है और कुछ ग्रैनुलोमेटस रेस्पॉन्स भी होता है, लेकिन इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि इसमें न्यूट्रोफिल्स दे प्रीडोमिनेट, नॉट द लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट इसमें नहीं होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि करेक्ट, जिसकी वजह से ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट टिपिकल रिएक्शन होता है ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन का। और एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में उसके सेंटर में नेक्रोसिस भी होती है, केजियस नेक्रोसिस, और ये केजियस ग्रैनुलोमा इसको कहते हैं। We go to the next question. Please read the text. अब ये 37 ईयर ओल्ड मैन है जिसको के सिर्फ एक दिन पहले हीमाटेमेसिस यानी कि ब्लड वॉमिटिंग हुई और फिजिकल एग्जामिनेशन पे कोई पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं थी, लेकिन अपर जीआई एंडोस्कोपी उसकी की गई। अपर जीआई एंडोस्कोपी इसलिए उसकी की गई कि हीमाटेमेसिस यानी कि ब्लड वॉमिटिंग आम तौर पे ब्लीडिंग फ्रॉम अपर पोर्शन ऑफ द जीआईटी से हीमाटेमेसिस होती है। तो उसमें एंडोस्कोपी में पता चला कि 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर लीजन इन द गैस्ट्रिक एंट्रम विद लॉस ऑफ द एपिथेलियल सरफेस। अब लॉस ऑफ द एपिथेलियल सरफेस जहाँ भी होगा तो इस कंडीशन को, इस लीजन को बोलते हैं अल्सर बन गया। लॉस ऑफ इन्फ्लेमेटरी लॉस ऑफ loss of a part of epithelium is called अल्सरेशन और अल्सर फॉर्मेशन। तो इसमें देखा गया कि 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर का अल्सर बना है गैस्ट्रिक एंट्रम में। तो गैस्ट्रिक एंट्रम में ये जो पार्ट है, ये गैस्ट्रिक एंट्रम होता है और इसमें ये स्टमक अल्सर ये बन गए उसमें। इसी तरह ये अल्सर दिखाया गया है कि लिप के, लोअर लिप के इन साइड पे ये अल्सर बना है, यहाँ एपिथेलियम लॉस हो गए और ये अल्सर बन गया। अब इसमें पूछा, क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि दीज फाइंडिंग्स आर मोस्ट टिपिकल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोलॉजिक प्रोसेसेस। क्या ये एब्सिस फॉर्मेशन है, क्या ये सीरोसाइटिस है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन है, गैंग्रीन है या अल्सर है। तो इसका ऑप्शन ए है एब्सिस। एब्सिस होता क्या है? एन एब्सिस इज ए लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस, लेकिन अल्सरेशन में अकर सेकेंडरीली ओवर एन एब्सिस, लेकिन पहले पस कलेक्शन होती है और उसके ऊपर फिर सेकेंडरीली ये अल्सरेशन हो सकती है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। ऑप्शन बी है सीरोसाइटिस। सीरोसाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ए मेसोथेलियल सरफेस, यानी कि पेरिटोनियम या प्लूरा के सरफेस को मेसोथेलियम कहते हैं और उसका इन्फ्लेमेशन सीरोसाइटिस है। तो ये भी करेक्ट नहीं है। ग्रैनुलोमा, इस क्वेश्चन में ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन की कोई बात नहीं की गई है। ग्रैनुलोमा लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन इंक्लूडिंग एपिथेलियल मैक्रोफेज ये होता है, तो यहाँ कोई ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन नहीं है। डी ऑप्शन गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होती है? गैंग्रीन इज नेक्रोसिस विद सुपरएडेड पुट्रीफैक्शन। नेक्रोसिस विद सुपरएडेड पुट्रीफैक्शन कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस चेंज होती है,
और सुपरएडेड फूड इन्फेक्शन इसमें होती है, जो कि इस क्वेश्चन में टेक्स्ट में नहीं बताई गई। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जे लॉस ऑफ एपिथेलियम हुआ है, जिससे कि समझ आती है कि हीमाटेमेसिस हुई है। तो द लॉस अल्सर इसका सही आंसर है, ई ऑप्शन करेक्ट है, अल्सर। द लॉस ऑफ एन एपिथेलियल सरफेस with inflammation is called an ulceration. The presence of hydrochloric acid in the stomach promotes this process when epithelial injury occurs. तो करेक्ट आंसर है अल्सर। We go to the next question. Please read the text. अब इसमें ये बताया गया है कि 22-year-old ड्राइवर है जिसको के ब्लंट एब्डोमिनल ट्रामा होता है। ब्लंट ट्रामा वो ट्रामा होता है जिसमें कि बाहर कोई जख्म नहीं बनता है। एक एक्सीडेंट में ब्लंट ट्रामा हुआ उसको। अब ब्लंट ट्रामा के रिस्पॉन्स के तौर पे कुछ टिश्यूज़ एक्टिवेट हो जाया करती हैं फॉर ग्रोथ, फॉर प्रोलिफरेशन, वो चली जाती हैं माइटोसिस में। इसमें सेल साइकिल की बात है, तो पहले सेल साइकिल थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेल साइकिल ये है कि बॉडी में कुछ टिश्यूज़ ऐसी हैं जो कि ऑलवेज थ्रू आउट द लाइफ they are proliferating, their proliferation is there, and they go through mitosis one after the other. For example, the epithelium of GIT, epithelium of the urinary tract or epidermis और bone marrow cells, उनमें हमेशा proliferation होती रहती है और cells के पास ऑन होते रहते हैं। उनको कहते हैं, इस तरह के टिश्यूज को, इस तरह के सेल्स को कहते हैं लेबाइल सेल्स। लेबाइल सेल्स, दैट मीन्स दे आर ऑलवेज पासिंग थ्रू दिस सेल साइकिल। इसके बाद कुछ दूसरी तरह के सेल होते हैं जो कि दे आर नॉट ऑलवेज पासिंग थ्रू माइटोसिस, दे आर नॉट प्रोलिफरेटिंग ऑलवेज, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो वो स्टिमुलेट होके वो G0 में जा चुके होते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो वो G1 फेज़ में वापस आके सेल साइकिल उनके शुरू हो जाता है और वो माइटोसिस उनमें होती है, प्रोलिफरेशन होती है उनमें। तो इस तरह के सेल्स को, इस तरह के टिश्यूज़ को कहते हैं क्विसेंट सेल्स और स्टेबल सेल्स। इनके क्विसेंट सेल्स और स्टेबल सेल्स, इनकी एग्जांपल होती है हेपेटोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, स्मूथ मसल सेल्स और कुछ और टिश्यूज़। इसके अलावा थर्ड टाइप जो सेल्स की है इस लिहाज से, वो है परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स हमेशा के लिए उनमें वो मैच्योर हो चुके होते हैं और वो सेल साइकिल छोड़ देते हैं और किसी भी तरह वो सेल साइकिल में वापस नहीं आते हैं, यानी कि उनमें प्रोलिफरेशन नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स is most likely to remain in the zero phase following this injury. अब इसमें अगर एक ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए में स्मूथ मसल सेल्स में प्रोलिफरेट इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। एंडोथेलियम भी ये स्मूथ मसल स्टेबल सेल्स होते हैं। एंडोथेलियम भी स्टेबल सेल है, ये प्रोलिफरेट ज़रूरत के वक्त हो सकती है इसमें प्रोलिफरेशन। सी है ऑप्शन स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल और न्यूरॉन्स, ये ऐसे सेल्स हैं जो कि परमानेंटली सेल साइकिल को छोड़ चुके होते हैं, सेल साइकिल में वापस नहीं आ सकते हैं। तो skeletal and cardiac muscle cells do not typically proliferate in response to injury, and necrotic cells are replaced by connective tissue.
तो इन सेल्स में अगर कहीं नेक्रोसिस हो गए, अगर कहीं लॉस हो जाए, तो वो रिप्लेस होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, उनमें प्रोलिफरेशन नहीं होती है। तो रिमेनिंग striated muscle cells, however, can undergo hypertrophy. Atrophy, hypertrophy is some other thing. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, स्केलेटल मसल। फाइब्रोब्लास्ट भी ये क्विशेंट और स्टेबल सेल्स होते हैं, और हेपेटोसाइट भी क्विशेंट और स्टेबल सेल्स होते हैं, जिनमें के ज़रूरत के वक्त प्रोलिफरेशन हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है सी, द स्केलेटल मसल, जो कि कभी भी इंजरी से किसी तरह भी ये सेल साइकिल में वापस नहीं आते हैं, इनमें प्रोलिफरेशन नहीं होती है। थैंक यू।